कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको पढ़ाने का तरीका, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो करवाने जा रहा हूं। और यहां से आप देखेंगे कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में निश्चित तौर पे एक दो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें उम्मीद किया जा रहा है कि 50% तक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड रह सकते हैं। अगर नहीं भी रहे तो कम से कम आप इतना जरूर आप सोच सकते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन तक जरूर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो इस सेक्शन को आपको करने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, उस पे आपको ध्यान देना होगा कि आपका ये 40-50 नंबर गड़बड़ नहीं हो। अगर आप एक रणनीति के तहत काम करेंगे तो आसानी से बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम होगा वो पास कर जाएंगे। अगर आप हेड टीचर का भी प्रश्न देखें तो उतना भी टफ नहीं था कि उसमें 60-65 नंबर नहीं लाया जा सकता था, लेकिन मैक्सिमम शिक्षक वहां पे नहीं ला पाए, जिन कारण से मात्र जो है 400 या 500 रिजल्ट ही बन पाया था टोटल ओवरऑल। तो कई लोग उसके डर से भी बीपीएससी का जो है विरोध कर रहे हैं कि मतलब एग्जाम नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप अपने अंदर क्वालिटी जब तक डेवलप नहीं करेंगे तो आप ना ही एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और ना ही आप किसी भी प्रकार का एग्जाम पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को एक क्वालिटी कह सकते हैं ना, वैसा बनाइए जिससे आप अगर आप क्लास में भी जाए टीचर बन करके तो स्टूडेंट्स को लगे कि हमारे गुरुजी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, और ये सब अभी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो व्यवहार में है वो दिखेगा। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है और एग्जाम सरकार ले रही है तो अच्छी बात है, और अच्छे नियमित शिक्षक भी बना रही है। आपको सैलरी भी आपको जो प्रीवियस शिक्षक है नियोजित उनसे 1.5 गुना तो कम से कम जरूर, 1.5 गुना से 2 गुना जरूर सैलरी मिलेगी। तो ये सब भी बात है, तो इसको लेकर के भी आप लोग जरूर अभी से लग जाइए। और जहां तक की बात है पूरा कोर्स करवाने की, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरी संस्थान आपको पूरा कोर्स करवाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आगे आने वाले समय में मैं आपको पूरा कंप्लीट बीपीएससी टीचर का एग्जाम का तैयारी करवाऊंगा। पूरा जीके जीएस करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिलेगा। कोई भी पोर्शन आपका कमजोर में छोड़ के नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो भरोसा करना पड़ेगा लेकिन आपको एक बार। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है पढ़ाने का तरीका, और टीचिंग एप्टीट्यूड का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ साथ हम लोग बहुत सारे जो प्रतिपादक हुए हैं, शिक्षाविद हुए, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको भी एक तरीका से वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। इसीलिए यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और निश्चित तौर पे यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि पढ़ाने का तरीका। तो शिक्षा की आवश्यकता, लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षण विधि के रूप में पढ़ाने के विभिन्न तरीकों को ढूंढ निकाला है। ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षाविद हुए जिन्होंने पढ़ाने के भिन्न भिन्न तरीकों को जो है निजात किया है, खोजा है। और वहां पर मेन रूप से अभी जो है शिक्षा प्रणाली 2 भागों में बटा हुआ, एक तो शिक्षक केंद्रित, दूसरा बाल केंद्रित। ठीक है, दोनों में किसी न किसी शिक्षण विधि का सहारा वे लेते ही। कोई भी शिक्षक हैं तो दोनों विधि में से कोई विधि का सहारा लेंगे ही। शिक्षक केंद्र यानी शिक्षक केंद्र में होगा और बच्चे उसके आसपास होंगे, इर्द गिर्द। जबकि बाल केंद्रित में क्या होगा, बालक बीच में होगा, केंद्र में होगा पढ़ाई का, और शिक्षक और अन्य जो भी टीएलएम है वो आसपास रहे। यानी जब हम बच्चों के बारे में सोच करके बच्चों के हिसाब से जब पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं, बच्चे जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं वैसे पढ़ाते, तो वो बाल केंद्रित हो गया। और जब हम क्लास जाते हैं, पूरा लेक्चर ले लेते हैं, बच्चे से उतना पूछते भी नहीं है कि उसको समझ आया नहीं आया, तो वह शिक्षक केंद्रित हो जाता है। और ये खास करके अपर जो मध्य विद्यालय या जो उच्च विद्यालय है तो उसमें शिक्षक केंद्रित हो जाता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पे बाल केंद्रित शिक्षा ही होनी चाहिए, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से बच्चा खुश रहे क्लासरूम में या स्कूल में, और वह डेली विद्यालय आए और वह गतिविधि करे। ठीक है, तो यही है आपका शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। दोनों में किसी न किसी शिक्षण विधि का सहारा वे लेते ही हैं, दोनों में से किसी विधि का। पढ़ाने का सबसे
अच्छा तरीका यह है कि बच्चे शिक्षक की बातों को अच्छी तरह जाने। जब आप पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये जानकारी होना चाहिए कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस लेवल का है, ठीक है। इस विषय तथा पाठ को समझने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई भी हो रही है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। साथ ही अपने शिक्षण काल में शिक्षक बच्चों की सभी शंकाओं तथा समस्याओं का निदान कर दे। अगर कोई बच्चा को पढ़ाने के दौरान कोई शंका है, कोई समस्या है, तो उसको निदान शिक्षकों के द्वारा कर दिया जाना चाहिए। बच्चों के लिए वह शिक्षण प्रभावपूर्ण तथा सुगम हो, बच्चे आसानी से यानी उसको समझ सके। अपनी बातों को समझाने तथा विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक श्याम पट्ट कार्य तथा शिक्षण उपादानों का उचित मात्रा में उपयोग करें। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है क्लास में, तो आप उसको समझाने के लिए उसका उपयोग कीजिए, या फिर आपके पास किताब है उसका सहारा लीजिए। शिक्षण कार्य एकांगी नहीं हो, यानी केवल आप पढ़ाइए ही नहीं बल्कि उसमें शिक्षक ही कहते चले जाएं और छात्र केवल श्रोता बनकर के उनकी बातें सुनी, ऐसा शिक्षण आपका प्रभावकारी नहीं होता है। तो दोनों तरफ से आपको कम्युनिकेट करना होगा। इसलिए शिक्षण के क्षेत्र में आधुनिक काल से ही, ठीक है, आप आधुनिक काल से अधिगम अध्यापन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, ठीक है। अति आधुनिक काल से ही यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आधुनिक ये मिस्टेक टाइपिंग हो गया। आधुनिक काल से ही अधिगम अध्यापन लर्निंग जो प्रोसेस है वो अपनाया जा रहा है तथा शिक्षण कार्य में शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय रखना है, और जिससे वर्ग शिक्षण का वातावरण अधिक सजीव और आनंददायक रहता है। यानी कहने का उद्देश्य है जब भी शिक्षक को पढ़ाना चाहिए तो दोनों तरफ, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। बीच बीच में टीचर को छात्रों से पूछना भी चाहिए और फिर वह बताए तो आपस में उसे कोई भी तरह की उसे समस्या हो समझने में तो उसको समझाना भी चाहिए। यानी टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर एस्टेब्लिश होना चाहिए छात्रों और टीचरों के बीच में, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा ऊपर के पैराग्राफ में कि दो प्रकार के शिक्षण तरीका है, एक आपका शिक्षक केंद्रित है और दूसरा क्या है, बाल केंद्रित है, ठीक है। तो बाल केंद्रित खास करके प्राइमरी स्टेज में किया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित अपर हाई या उसके जो भी मिडिल या हाई स्कूल में किया जाता है, ठीक है। अब विद्यालयों में शिक्षण की प्रणाली क्या क्या है, किस किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मेन रूप से अगर हम ऐसे बांटे तो शिक्षक मेन रूप से विद्यालय में दो ही प्रकार की प्रणाली हो सकती है, एक आपका शिक्षक केंद्रित और दूसरा विद्यार्थी केंद्रित यानी बालक केंद्रित, बच्चे छात्र के केंद्रित, बाल केंद्रित करके, ठीक है। तो वही डिस्क्राइब किया गया। शिक्षण एक प्रकार की कला है, अतः इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होना आवश्यक है, ठीक है। और विद्यालय का परिवेश, अभिभावक की सहभागिता, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण की विभिन्न विधियां जो है विद्यालय शिक्षा प्रणालियों को प्रभावित करती है। तो जो आपका शिक्षा का परिवेश होगा, माहौल होगा, साथ साथ अभिभावक कितने सहभागिता लेते हैं, फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वहां पर शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, सबका जब प्रयोग किया जाएगा तब जाकर के आपका क्या होगा, वह शिक्षा विद्यालय शिक्षा क्या होगा, एक बेहतर होगा। उसके बाद है, इसलिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रणालियां व्यवहृत है। छात्रों की अवस्थाओं, उनकी अभिरुचि, उनकी प्रवृत्ति, रुझान को भी ध्यान में रखकर शिक्षक उनके लिए वर्ग शिक्षण की प्रणाली प्रयोग में लाते हैं। विद्यालयों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रणालियों को अगर हम गौर से देखेंगे तो उन्हें हम दो प्रकार के शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि हमने शुरू से ही बताया, एक शिक्षक केंद्रित, दूसरा बाल केंद्रित। अब शिक्षक केंद्रित आपको हमने ऐसे ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी मैं सुना देता हूँ। इस शिक्षण प्रणाली में विषय वस्तु पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी बच्चों से ज्यादा विषय वस्तु की उसका सिलेबस कंप्लीट हो। इसमें शिक्षक प्रधान रहते हैं और वर्ग शिक्षण की अवधि में छात्र श्रोता बनकर केवल क्या होगा, सुनते रहेंगे शिक्षक की बातों को। शिक्षण कार्य में उनकी सहभागिता उतनी आवश्यकता नहीं समझी जाती, आवश्यक नहीं समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विषय के प्रतिपादन करते समय शिक्षक से अगर कुछ पूछ देंगे तो वह वर्ग अशांत हो जाएगा, यानी केवल शिक्षक पढ़ाते रहेंगे और विद्यार्थी सुनते रहेंगे।
और वर्ग का अनुशासन भंग हो जाएगा। इसमें यह माना जाता है अगर कोई बीच में स्टूडेंट्स पूछ देता है तो उससे वर्ग अशांत हो जाएगा। अतः इस प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम खास करके जैसे श्यामपट्ट क्रियाशीलन, विज्ञान शिक्षण में किसी प्रकार का प्रयोग आदि में शिक्षक स्वयं की कार्यरत रहते हैं, स्वयं ही कार्यरत रहते हैं और बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं कि नहीं, ये भी बात है, सुन रहे हैं कि नहीं, इन पर भी उनका ध्यान नहीं रहता। वो केवल और केवल अपने पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। जितना पाठ्य वस्तु को उस घंटी में पूरा करने के लिए दिया गया है वो सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली एक प्रकार से उपयुक्त कहा जा सकता है। तो ये प्रणाली हम मिडिल स्कूल में अपना सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय में या उच्चतर माध्यमिक में। लेकिन जब बच्चे के विद्यालय में जाएंगे, प्राइमरी स्टेज में जाएंगे, तो वहां बाल केंद्रित ही हमें पढ़ाई करवाना होगा, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा उनका बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। क्योंकि उस स्तर पर जाकर बच्चों की मानसिक क्षमता अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाती है और विषय वस्तु को समझने लगते हैं, उनका विश्लेषण करने में वो रुचि लेने लगते हैं। यानी जो माध्यमिक स्तर का बच्चे होते हैं वो समझदार होते हैं, इसलिए वो शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझ लेते हैं। किंतु जब हम प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए शिक्षक केंद्रित अगर करेंगे तो यह उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर बाल केंद्रित ही शिक्षण सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अब कहेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण के क्या क्या फायदे हैं, क्यों लाभदायक है, तो वो देखिए। और यहाँ से निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो आपका बनेगा। इस प्रकार के शिक्षण प्रणाली में बालकों की भी सहभागिता रहती है। वर्ग शिक्षण और बाल दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें अधिगम अध्यापन प्रक्रिया साथ साथ चलता है। इसमें शिक्षक, ठीक है, जो वर्ग शिक्षक हैं और बालक दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे कि सक्रिय रहेंगे और दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और अधिगम लर्निंग जो है, जो सीखता है, और जो टीचर पढ़ा रहा होता है, दोनों प्रक्रिया यहाँ पे साथ साथ चल रही होती है। इसलिए किसी पाठ को पढ़ने, सीखने और जानने के लिए बच्चों में क्या रहेगी, उत्सुकता रहेगी। बच्चों में सृजनात्मक कौशलता का विकास होगा, ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा उपागम के अंतर्गत सभी शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन पर निम्नांकित आधारित होने चाहिए। तो निम्नांकित बिंदुओं पे आधारित बाल केंद्रित होता है। उसको देखिए, सबसे पहला क्या यही दे देगा ऑप्शन में, तो 1 2 या इनमें से कोई नहीं करके ऑप्शन बना देगा बीपीएससी। तो बच्चों की क्षमता की आवश्यकता एवं आवश्यकता, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों की अभिरुचि क्या है वो भी जानकारी होनी चाहिए। अब आप जा रहे हैं वन क्लास में और आप उसको जो है भिन्न का जोड़ सिखा रहे हैं, तो वो कभी नहीं सीखेगा। तो आपको दोनों चीज जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की अभिरुचि किसमें है, बच्चे की क्षमता क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है उस क्लास में, बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। अगर वो अच्छे फैमिली से है, पढ़े लिखे से है, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा पढ़ने का, समझने का थोड़ा ज्यादा होगा। अगर निम्न वर्ग से है तो थोड़ा सा वो उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा कमजोर होगी, तो उस केस में उसको उस तरह से उसको समझाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन रूप से बच्चों पे फोकस करना है। उसके बाद आप जिस परिवेश में जाते हैं उसकी सामाजिक आर्थिक परिवेश क्या है, उसके बाद बच्चों की संलग्नता क्या है पढ़ाई के प्रति, स्थानीय पर्यावरण का क्या योगदान है या किस प्रकार का है। तो ये सब को देखते हुए आप यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा करवाते हैं स्कूल में। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शिक्षण उपादान तथा खेल कूद के समान हो, शिक्षक समर्पित भाव से शिक्षण कार्य करे। 6 से 11 आयु के वर्ग के बच्चे वास्तविक जगत के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। इस समय उनके भावात्मक और व्यक्तिक और सामाजिक विकास से संबंधित जो आवश्यकताएं उभर के सामने आती है वो निम्नवत है। यानी जब आप प्राइमरी से वह मिडिल की ओर बढ़ता है तो बच्चे धीरे धीरे जो है जगत की वास्तविकता के बारे में जानने लगते हैं और उसके अंदर बदलाव आता है। तो यह समय होता है अच्छे से बच्चों की मनोदशा को समझते हुए उसे अध्ययन करवाने का। और इस दौरान मेन क्या क्या बिंदुओं पे, तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। वो पहला स्वीकृति, यानी बच्चे के व्यक्तित्व को भी मान्यता देना है कि बच्चा किस व्यक्तित्व का है, उसके व्यक्तित्व का, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। बच्चा विद्यालय आ रहा है तो वो सही से स्नान करके आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रॉपर ड्रेसअप में आ रहा है नहीं, ये सब पे ध्यान देना है। प्रेम और सुरक्षा, बच्चों से आपको पर्याप्त स्नेह भी रखना है, उससे नफरत नहीं करना है, उसको समझाना है और उसके अंदर एक विश्वास पैदा करना है कि गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं और वो हमारे लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आत्मसम्मान, बच्चे में भी आत्मसम्मान का विकास होना चाहिए।
और मर्यादा जो है बच्चों का वो उसके अंदर जागृत हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतनी समझ उसको विकसित करना है। उसके बाद अपनत्व की भावना, कभी भी शिक्षक को उससे बच्चे से ऐसा बिहेव नहीं करना है कि उससे लगे कि यह शिक्षक कोई बाहर का है या कोई अलग व्यक्ति है, ठीक है। उसे हर हमेशा लगना चाहिए कि शिक्षक जो है हमें अपना मान रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ प्यार कर रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरीका का सोच होना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से अपना, हाँ ये भी है कि सभी को समान रूप से अपना मानना, ये नहीं कि किसी विशेष बच्चों को ज्यादा मानना है, किसी को कम मानना है, या किसी को खूब पिटाई करना है, किसी को बिल्कुल गलत करने पर भी नहीं पीटना। तो ऐसा आपको बिहेव नहीं करना है शिक्षक बन करके, सबके लिए समान रूप से आपको बिहेव करना है। उसके बाद है प्रेरणा, बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहिए, उत्साहित करते रहिए, क्लास में तुमको फर्स्ट आओगे तो ये देंगे, ये प्राइज मिलेगा, अच्छे से पढ़ो, ये करो, ऐसे करो। तो उससे क्या होगा कि उसको प्रेरणा मिलेगी और वो अच्छा करेगा। कमजोर भी बच्चा है तो उसको चावसी देना है, वाह वाह करना है। थोड़ा खराब भी लिख रहा है फिर भी उसको अच्छे से बोलना, वाह क्या लिखा है तुमने। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर प्रेरणा जागृत होती है और वो उससे भी बेहतर करने का प्रयास करता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, शिक्षक बने हैं या बनेंगे तो उसके लिए ये सब आपके लिए जरूरी है। अभिव्यक्ति, बच्चे अगर आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो उसको उस भावनाओं को उनको व्यक्त करने देना चाहिए, ये नहीं कि उसको डांट डपट करके चुप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी परिस्थितियां स्कूल में बनती है या किसी भी समय स्थिति में बच्चे को ढालने की क्षमता का विकास करना चाहिए। उसके बाद रचनात्मक कुशलता का भी विकास, छोटे मोटे कुछ कुछ काम सिखा करके, जैसे ड्राइंग, कुछ कुछ चित्रकारी सिखाना, कुछ कुछ वस्तु को बनाना, प्रोडक्ट बनाना, वो सब रचनात्मक बच्चों के अंदर कुशलता का विकास किया जा सकता है। और अच्छे बुरे में भेद भी समझाना जरूरी है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बैड टच आपने सुना होगा, ठीक है, गुड टच बैड टच, ये सब के बारे में भी बच्चे को जानकारी देना आज के डेट में बहुत आवश्यक होता है। तो इन सब बातों को शिक्षण प्रणाली में जब डाला जाता है तो वही बाल केंद्रित हो जाती है। और जब शिक्षक केवल पढ़ाने पे फोकस करे और खास करके हायर या मिडिल स्कूल में, तो वहां पे आपका कौन सा होता है, तो शिक्षक केंद्रित होता है। तो बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित टॉपिक आपको अच्छे से हमने कवर कर दिया। अब है कुछ नहीं, देखिए ये सब आप क्वेश्चन जो है अपने मनोविज्ञान से भी आप बना सकते हैं, सोच के भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखिए मनोविज्ञान की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं और कौन कौन से प्रतिपादक हैं, ये निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिक्षण की विधियां और प्रतिपादक कौन, किंडरगार्टन, ठीक है। किंडरगार्टन विधि जो है वो फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है, मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी ने दिया है। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है। उसके बाद डाल्टन विधि हेलन पार्क हर्स्ट ने दिया है। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दिया है। खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि जिसको कहते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। इसको हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि, ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, सुकरात, आपने पढ़ा होगा एस्पा, ठीक है। सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, प्लूटो को शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर। तो सुकरात यूनान के थे, ग्रीक के, याद रखना। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम हेनरी किलप्रेटिक। वैज्ञानिक विधि वुडवार्ड एस्केट्स। समस्या समाधान विधि, हाँ ये भी अति महत्वपूर्ण है सुकरात का। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट, ठीक है। मूल्यांकन विधि जे एम राइस। समस्या समाधान विधि वही फिर आ गया सुकरात, याद रखिएगा। इकाई उपागम एस सी मॉरिसन। वेनिटिका विधि कार्लटन वाशबर्न। ड्रेकाली शिक्षण विधि ड्रेकाली। ब्रेल पद्धति जो अंधे व्यक्तियों के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो लुई ब्रेल के द्वारा है। उसके बाद प्रक्रिया विधि केमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति, ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी का है। उसके बाद समाज नीति विधि एल मोरेनो का है। आगमन विधि अरस्तु, ये भी आपका याद रखना है। आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। निगमन विधि प्लेटो का है। एस्पा आपको हमने ही बता दिया, पहले ही बता दे। एस्पा सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर महान कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। हर्वर्ट विधि के हर्वर्ट, प्रश्नावली विधि के वुडवर्थ, और उसके बाद संवाद विधि के प्लेटो, ये भी याद रखना है।
रेखीय अभिक्रमित अनुदेश विधि, वाय अनुदेश विधि, वीएफ स्किनर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, आंतरिक अनुदेशन विधि, नॉर्मन ए क्राउडर, अवरोही अभिक्रमित अनुदेश थॉमस एफ गिलबर्ट। ठीक है, जिसमें हमने टिक लगाया है उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक डाल्टन विधि जो है ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा प्रश्न है, हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अब कुछ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड, मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ शब्द है वो क्या है वो देखिए। साइके प्लस लोगोस से बना है साइकोलॉजी, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ वॉल्क्वाय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1590 ईस्वी में। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो बीने व साइमन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बीने व साइमन के द्वारा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइको और लोगोस यूनानी दो शब्द से मिला है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं डेकार्टे। कौन है? डेकार्टे। और साइकोलॉजी का प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखा है? तो वो है रुडोल्फ वोल्काय। तो रुडोल्फ वोल्काय शब्द भी दिया है और उन्होंने पहली बार बुक भी लिखा है। तो ये रुडोल्फ वोल्काय का नाम याद रखेंगे आप लोग। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कहाँ स्थापित किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था, और 1879 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। भारत के प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? तो CH राइस के द्वारा किया गया था 1922 में। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को। किंडरगार्टन विधि, ये अति महत्वपूर्ण है। किंडरगार्टन विधि तो फ्रोवेल के द्वारा है। संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडुरा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रतिपादक जो शिक्षाविद हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया है उसके बारे में थोड़ा हमने आपको चर्चा कर दिया। बाकी थोड़ा सा नोट्स देख के याद कर लेंगे, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर से उम्मीद करते हैं कि 2 प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव सेशन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में साथ साथ आपको हम लिंक भी दे देंगे टेस्ट सीरीज का। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि इस टेस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको हम डाल देंगे। और जरूर टेस्ट लगाइए, उससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आसानी से जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी अपने बुद्धि विवेक का जरूर इस सब्जेक्ट में यूज करेंगे, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो देखना, अगर मेरा जो भी आप पढ़ रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कोर्स भी आप ले सकते हैं। आपके पूरा कंप्लीट BPSC पैटर्न पे ही आधारित हमारी संस्था के द्वारा नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।